चलिए जी बच्चों, अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसे कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट में चीजें बगल में शिफ्ट हो जाती है, नॉर्मल शिफ्ट में ऊपर उठ करके दिखती हैं। ठीक है, लेटरल शिफ्ट के आप लोगों ने एग्जाम्पल 11th क्लास में पढ़ा होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम स्केल से लाइन खींचें तो हम लाइन खींचते वक्त हमेशा स्केल को ऊपर से देखें। बगल से देखेंगे ना तो लेटरल शिफ्ट के कारण जो पॉइंट हम लोग देख रहे होते हैं वो बगल में थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग सही लेंथ की लाइन नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। इसीलिए लाइन ड्रॉ करते वक्त हमेशा ऊपर से देखें ताकि कम से कम लेटरल शिफ्ट ना हो। नॉर्मल शिफ्ट हम लोगों ने डेली लाइफ में बहुत ऑब्जर्व किया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके घर में जो टंकियां होती हैं पानी की, उसके अंदर पड़ा हुआ कोई भी सामान हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है। जैसे मान लीजिए पानी की टंकी में एक कॉइन पड़ा हुआ है, तो वो कॉइन हम लोगों को जो है ऐसा लगता है तो बहुत ही नज़दीक है, मगर जब हम हाथ डालते तो पता चलता बहुत गहराई में है। करेक्ट। वैसे ही स्विमिंग पूल में हम लोगों को लगता है स्विमिंग पूल की तो कोई डेप्थ ही नहीं है, कोई गहराई नहीं है, मगर स्विमिंग पूल की गहराई बहुत होती है। दिखता पानी हमें ऊपर उठा हुआ है मगर वो एक्चुअल में काफ़ी गहरा होता है। यही होता है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट में चीज़ें ऊपर उठ जाती हैं, जबकि लेटरल शिफ्ट में बगल में खिसक जाती हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट के लिए मैं क्या करता हूं, एक टैंक बनाता हूं। आप इसे स्विमिंग पूल मान सकते हैं। मैं एक टैंक बनाता हूं, ये मैंने एक टैंक बना रहा हूं और इस टैंक में इस लेवल तक पानी भरा हुआ है, इस लेवल तक पानी भरा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे कोई कॉइन पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई कॉइन पड़ा हुआ है, तो जब इस कॉइन को हम लोग ऊपर से देखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो एंगुलर व्यू है, हमारी आंखों का जो एंगुलर व्यू है वो ऐसा 120 डिग्री का व्यू होता है। यदि मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जर्वर जस्ट इसके ऊपर है, जस्ट इसके ऊपर, यहाँ पे, यहाँ हमारा ऑब्जर्वर है। ये मैंने उसकी खूबसूरत आंखें बना दी हैं। ये हमारा ऑब्जर्वर देख रहा है ऊपर से, तो केवल एक ही लाइट रे ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, और भी जाती है, क्योंकि इट्स नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और हमारा आंखों का व्यू भी कोनिकल व्यू होता है। तो हम लोग एक रे बना देते हैं। मान लीजिए ये मैंने एक रे बनाई जो पानी के अंदर से जा रही है और ये ऐसे बाहर निकलती है। सिमिलरली यहाँ से भी निकलेंगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ एक नॉर्मल। ये मैंने बना दिया एक नॉर्मल। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा वो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये वाला, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रहे ये जो पॉइंट्स हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट ए ये वाला, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ए सी बहुत नज़दीक है, अभी आपको दिख रहे हैं दूर, मगर एक्चुअल में हमारी आंखों के हिसाब से ये दूर नहीं है, ये सी पॉइंट नज़दीक है, मगर चूंकि नज़दीक बनाने से वो फिगर क्लियर नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा दूर बनाया है। ए सी इज वेरी नियर एज पर आवर कोनिकल व्यू। ए सी इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है। ठीक है, काफी छोटा है ये। ओके, तो अब ऊपर से देखने पर जो ऑब्जर्वर होता है उसको वही दिखता है जो लाइट रे उसकी तरफ प्रोजेक्ट करके आती है। तो अभी लाइट रे जो प्रोजेक्ट करके आ रही है वो ये है, तो इसको मैं बैक ट्रेस करता हूँ।
यदि मैं इसको बैक ट्रेस करूँगा तो ये कहीं तो भी तो इस पॉइंट डी के ऊपर मुझे दिखेंगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एक वर्चुअल इमेज हमें यहाँ पे दिखती है। मतलब ऑब्जर्वर को ये जो कॉइन है इसकी एक वर्चुअल इमेज यहाँ दिखेगी। ठीक है, तो ये जो गहराई है इसे कहते हैं हम लोग रियल डेप्थ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो गहराई है इसे कहते हैं हम लोग रियल डेप्थ। रियल डेप्थ, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक की जो डेप्थ है इसे कहते हैं हम लोग एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो डेफिनेटली ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये पूरा का पूरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा और ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही होगा। दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और हमारी लाइट रेस कैसी जा रही है? बी से सी से इस तरीके से जा रही है। मतलब हम लोग की लाइट रेस जा रही है वाटर से एयर की तरफ। ये हमारा वाटर है, वाटर से एयर की तरफ लाइट रेस जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ रिफ्रैक्शन का लॉ, और हमारे रिफ्रैक्शन के लॉ के हिसाब से लाइट रेस जा रही है एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एयर में जा रही है विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। गॉट द पॉइंट? मगर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर को लिख सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, चलिए अब मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई। साइन आई, अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से देखूं तो मुझे साइन आई क्या दिखेगा? परपेंडिकुलर ए सी अपॉन हाइपोटेनियस बी सी। ए सी परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, ओके। और इस ट्राइंगल को हम यहां से देखेंगे तो साइन आर क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर ए सी अपॉन हाइपोटेनियस डी सी, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं आगे 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी इंटू ए सी अपॉन डी सी। तो ए सी से कट जाएगा ए सी। अब चूंकि ये एंगल्स बहुत छोटे छोटे हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, अगर एंगल बहुत छोटा होता है ना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इफ दिस थीटा अप्रोचेस टू जीरो, if this theta approaches to 0, then AC approaches to AB, और हाइपोटेनियस को हम लोग बेस के बराबर ले सकते हैं, ठीक है। तो जो DC है इस DC को मैं AD के बराबर लिख सकता हूं, DC को मैं AB के बराबर लिख सकता हूं, और BC को मैं AB के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, काफी छोटे छोटे एंगल्स हैं, तो मैं यहां पे हाइपोटेनियस को बेस के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं जरा इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर विल बी इक्वल टू AB अपॉन, अच्छा BC को मैंने क्या लिखा है? BC को लिखा है AB,
और DC को लिखेंगे AD, AD, DC को लिखेंगे AD, AD। ओके, ये अप्रोक्सीमेशन बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, यही हम लोग भूल सकते हैं, इसीलिए इसके ऊपर हम लोग को फोकस करना है, कहीं भूल ना जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आ जाएगा AB। AB क्या है भाई? AB जो है हमारा है रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। और AD क्या है भाई हमारा? AD है एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट डेप्थ। तो ये एक हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। इसका मतलब साफ है कि जितना अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एपेरेंट डेप्थ हमें उतनी कम मिलेगी। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बढ़ेगा, एपेरेंट डेप्थ घटेगी। ओके, तो जितना ज्यादा डेंस होता जाएगा लिक्विड, केवल ये वाटर के लिए नहीं है, ये तो किसी भी लिक्विड के लिए हो सकता है, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा वैसे वैसे एपेरेंट डेप्थ हमें और कम नजर आएगी। गॉट द पॉइंट? तो ये हमने डेरिवेशन किया है ऑन द बेसिस कि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लोग बगल से देखेंगे, अगर हम लोग बगल से देखेंगे कुछ इस तरीके से, यदि मैं बगल से देखूंगा, अगर मैं बगल से देखूंगा तो ये जो लाइट रेज हैं, ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से निकलेंगी और इसमें और ज्यादा वो मिलेगा, तो इसके कारण इसकी जो डेप्थ है और ज्यादा घट जाएगी। ठीक है, एपेरेंट डेप्थ और हम लोगों को कम मिलेगी, इसके अंदर हम लोग को मिलेगी लेस एपेरेंट डेप्थ। तो जब आप ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ हमें कम मिलेगी, और जैसे जैसे हम बगल से देखेंगे चीजें और उठती हुई नजर आएगी हम लोगों को। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसके डेरिवेशन को करिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे।